वेलकम 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 एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच। आप सभी का स्वागत है आर्ट ऑफ ईटिंग के ये फर्स्ट सेशन में। और ये सेशन जो है, हमें बहुत सारी चीजें हमें खाने के बारे में पता है। तो यहाँ पे हम एज अ डाइटिशियन पॉइंट ऑफ व्यू, हम वो आर्ट के रूप में कैसे हम इसे ले सकते हैं। बिकॉज इंसान की सबसे ज्यादा मतलब बहुत सारे इंसान ऐसे होते हैं जो आर्ट से बहुत ज्यादा लगाव होता है। तो जब भी हम आर्ट को एज अ आर्ट ऑफ ईटिंग के रूप में करते हैं, सो वो किस तरीके से हमें हेल्प करता है, आज उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। सो उसके पहले, आर्ट ऑफ ईटिंग को जानने से पहले कुछ बेसिक चीजें हम हेल्थ और न्यूट्रिशन के बारे में जान लेते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली हम आगे बढ़ते हैं। सो वंस अगेन वेलकम एवरीवन। अपनी तरफ से आप लोग माइक बंद रख लीजिए, सपना लीजिए, प्लीज माइक बंद कर लीजिएगा। कैमरा ऑन रखिए, माइक बंद कर लीजिए ताकि डिस्टरबेंस ना हो। ओके, सो जिनको भी पॉसिबल है कैमरा ऑन रखिए। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। मैं डाइटिशियन दीपिका मुंबई से हूँ, लेकिन करंटली आई एम सिचुएटेड इन गोवा। गोवा मेरा ससुराल है। सो शादी के बाद मैं यहाँ पे शिफ्ट हो गई। 2011 से आई एम इन दिस फील्ड एज अ डाइटिशियन, वर्किंग सिंस 2011। और 2011 से आज अभी तक इतने सालों का जो एक्सपीरियंस है, उसमें एकदम बहुत सारी चीजें जो हम बहुत अच्छे से फॉलो कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, इंजॉय करते हुए। ईटिंग इज अ आर्ट, और इस आर्ट को हम कैसे इंजॉय करते हुए अपने आप को हेल्दी रख सकते हैं, हेल्दी बना सकते हैं, इसके ऊपर मैं थोड़ा आज फोकस करने वाली हूँ। आर्ट ऑफ ईटिंग ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक एक पॉइंट के ऊपर दो दो घंटे के लेक्चर्स मैंने दिए भी हैं, अटेंड भी किए हैं, और लोगों को भी प्रोवाइड करवाए हैं। सो इस एक घंटे के सेशन में मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर मैं फोकस करूंगी, ताकि आप लोगों को समझ में आए कि ये मैं आर्ट ऑफ ईटिंग क्यों कह रही हूँ, क्यों इसको आर्ट ऑफ ईटिंग कहा जाता है। सो लेट्स सी कि हम इसको कैसे बिगिन कर सकते हैं, कैसे चालू कर सकते हैं। सो अपनी तरफ से माइक बंद कर लीजिए भूमि जी। सो फूड जो भी हम, द फूड यू चूज मेक डिफरेंस, है ना। हम सबको पता है कि जो भी हम खाते हैं ना, वी आर वॉट वी ईट, एंड वी आर वॉट वी डोंट ईट। अगर हम हेल्दी फूड नहीं खाएंगे तो हम अनहेल्दी रहेंगे। सो वी आर वॉट वी डोंट ईट ऑल्सो। अगर हम हेल्दी फूड खाएंगे तो हम हेल्दी रहेंगे। सो वी आर वॉट वी ईट, है ना। सो जो हम खाएंगे वही हम, हमें पता भी चलेगा। सो मूविंग अहेड, कि आगे इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं। सो आर्ट ऑफ ईटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें ये समझना जरूरी है कि हेल्थ क्या है, और एक साइंटिफिक डेफिनेशन हेल्थ का क्या है। सो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन मैंने आप यहाँ पे आपको स्क्रीन के सामने लिखा है। आप लोग रीड भी करिए, मैं भी आप लोगों के लिए रीड करके एंड देन एक्सप्लेन करती हूँ। सो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट, कंप्लीट क्या, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग अकॉर्डिंग टू WHO। सो जब हम मेंटली, सोशली एंड फिजिकली हेल्दी रहते हैं, तभी जाके एक हेल्थ, हम ऑप्टिमम हेल्थ अचीव कर पाते हैं, या हम अपने आप को हेल्दी कह सकते हैं। सपोज मेंटली मुझे बहुत स्ट्रेस आ रहा है, या आफ्टर डिलीवरी पोस्टमार्टम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो भले फिजिकली फिट है लेकिन मेंटली हेल्दी नहीं है, तो एक्चुअली हेल्थ अचीव नहीं कर पाए हैं। सपोज कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन सोशली हम हेल्दी नहीं है, मतलब बार बार किसी की बुराई करते रहते हैं, या सोशली हम जब जाते हैं तो इतना ज्यादा गॉसिपिंग करते हैं जिससे पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट नहीं होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है कि हमारी हेल्थ जो है वो प्रॉपर नहीं है। सो फिजिकली मतलब कोई भी डिजीज ना होना, वेट अच्छे से मैनेज करना, मतलब प्रॉपर वेट भी मैनेज है, और कोई डिजीज भी नहीं, कोई बीमारी भी नहीं है, और हम हेल्दी हैं, तो फिजिकली भी हेल्दी हैं, मेंटली भी हेल्दी हैं। कि स्ट्रेस आएगा, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको स्ट्रेस नहीं आता है लाइफ में। स्ट्रेस आएगा, लेकिन उस स्ट्रेस को मैनेज करना अगर हमें आ गया है, तो स्ट्रेस तो आता है, लेकिन उस स्ट्रेस को अगर मैनेज करना आ गया है तो हम मेंटली भी हेल्दी रह सकते हैं। देन सोशली, सोशली हेल्दी रहने में भी काफी सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि सोशली लोगों के साथ हमारा जो सोशली रिश्ता कैसा है, और हम लोगों से कैसे ट्रीट करते हैं उनके पीठ पीछे।
सबके सामने हम जो ट्रीट करते हैं वो तो हम अच्छा ही ट्रीट करते हैं। हाँ, मनविक जी ने मुझे हिलाया कि यस। तो जब हम किसी के पीठ पीछे उनके साथ में हमारा रिश्ता कैसा है वो अगर हम सही से डिफाइन कर पाए और उसके लिए हम ब्लेसिंग दे पाए, उसके लिए हम अच्छा सोच पाए, तो जाके हम सोशली हेल्दी रह पाते हैं। तो देखा जाए आइडियली हेल्थ कंप्लीट 100% अकॉर्डिंग टू WHO, 100% हेल्थ को अचीव करना नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम उसके पास जरूर जा सकते हैं। सपोज दिस इज एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ हेल्थ, तो हम उसके पास रह सकते हैं। लेकिन 100% हेल्थ को अचीव करना ये पॉसिबल है ही नहीं है, बट जितनी ज्यादा परसेंटेज है हम उसे फॉलो कर सकते हैं। बिकॉज ये जो हेल्थ का डेफिनेशन ही है कि मेंटली, फिजिकली एंड सोशली हेल्दी। और कहीं ना कहीं डेली रूटीन में कुछ ना कुछ पॉइंट्स ऐसे आ जाते हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा छूते छूते ऑप्टिमम हेल्थ को रह जाते हैं, लग जाते हैं। कभी कभी हम ऑप्टिमम हेल्थ को छू लेते हैं, लेकिन फिर सोशली कुछ आ गया, किसी के बारे में कुछ बोल दिया, तो फिर वो हेल्थ नीचे आ जाती है। या फिर सबके बारे में अच्छा अच्छा ही हम बोल रहे हैं, लेकिन कुछ टेंशन आ गया तो ऑप्टिमम हेल्थ को हमने जस्ट टॉप लेवल पे जस्ट छुआ, लेकिन एक हल्का सा स्ट्रेस आ गया और उसकी वजह से हमारा मेंटल हेल्थ हल्का सा डाउन हो गया। मतलब वो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए जो 1 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट, 4 दिन, 5 दिन का, 1 महीने का जो भी टाइम जाता है, तो फिर वो मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। और इस वजह से ऑप्टिमम हेल्थ को अचीव करना हमारा टारगेट होना चाहिए इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ, जो फिजिकल, मेंटल एंड सोशली करना होता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ईटिंग वेल? अगर हम अच्छा खाना खाते हैं, अच्छे से फूड इंटेक करते हैं, सारे न्यूट्रिशन को लेते हैं, तो क्या बेनिफिट हो सकता है? एनर्जी लेवल अच्छी रहेगी हमारी, न्यूट्रिशन हमारे शरीर को अच्छा मिलेगा ताकि शरीर की ग्रोथ एंड रिपेयर सिस्टम अच्छे से वर्क करे। और एक वेल ईटिंग जो हैबिट्स है, जैसे हम आर्ट ऑफ ईटिंग हैबिट्स को अगर हम फॉलो करते हैं, तो उससे हम ज्यादा समय तक स्ट्रांग एंड हेल्दी बने रहेंगे, लाइफ टाइम भी हेल्दी स्ट्रांग बने रहेंगे। जब तक इस पृथ्वी पर हम हैं, जब तक हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर, एज इज अ नंबर। एज वाइज हम बढ़ेंगे, लेकिन उस एज में भी हमें हेल्दी रहना, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उस एज के हिसाब से भी हम स्ट्रांग और अपने पैरों पे चलते फिरते रहना चाहिए। इस ये हमें फोकस करना चाहिए। देन और क्या कर सकता है? इट हेल्प्स टू प्रिवेंट फ्रॉम इलनेस, बीमारियों से भी हमें प्रिवेंट करता है। या श्वेता प्लीज अपना माइक बंद कर लीजिएगा, वीडियो ऑन रखिएगा। ओके, सो जिनको भी पॉसिबल है वीडियो ऑन रखिए, माइक बंद कर लीजिए। नाउ देर आर बहुत सारे फूड ग्रुप्स हैं, बट मैंने यहाँ पे आप लोगों को शॉर्ट में 4 फूड ग्रुप के बारे में बताती हूँ, फिर हम आगे आर्ट ऑफ ईटिंग में प्रवेश करेंगे। सो फर्स्ट फूड ग्रुप जो है फाइबर, जो हमारे खाने से हमें फाइबर मिलता है। तो मेनली 2 मेजर चीजें हैं जिससे फाइबर मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही है, बाकी चीजों से भी फाइबर मिलता है, लेकिन ये मेन चीज है जो हमें फाइबर देते हैं, जिसकी वजह से हमारा मोशन क्लियर होने में, हमारे बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन होने में हेल्प करता है। एंड व्हाट आर दोज ग्रुप? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। सो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है ये हमारे फाइबर रिच कंटेंट में आते हैं, जिसमें विटामिन भी मिल जाते हैं एंड फाइबर भी मिल जाते हैं। तो ये सिर्फ फाइबर रिच नहीं है, विटामिन रिच भी है। इसके बाद में ग्रेन्स, जो अनाज का ग्रुप आता है, यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट लिखना था लेकिन क्रैब ग्रुप लिख गया, तो प्लीज मुझे उसके लिए आप लोग माफ कर दीजिए। एक स्पेलिंग इधर उधर हो गई है। तो यहाँ पे ग्रेन्स एंड कार्ब्स कार्बोहाइड्रेट का ग्रुप है इंस्टीड ऑफ, तो जिसको हम अनाज कहते हैं, जिसमें वीट, राइस, बाकी पास्ता एंड जो भी स्टार्ची चीजें होती है, जैसे पोटैटो, वो भी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आता है। लोग क्या कहते हैं, पोटैटो की सब्जी हम बनाते हैं और कहते हैं कि ये सब्जी में, तो पोटैटो को आज के बाद सब्जी के ग्रुप में बिल्कुल मत डालना। ओके, सो पोटैटो जो है वो कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में आता है, वो सब्जी के ग्रुप में नहीं आता है, क्योंकि वो काफी स्टार्ची वेजिटेबल में आता है, स्टार्ची चीजों में आता है। ओके, सो अपनी तरफ से माइक बंद कर लीजिए जिनका भी ऑन है, सुभांगी जी। देन थर्ड ग्रुप जो मैंने आप लोगों के लिए कस्टमाइज करके बताया कि प्रोटीन ग्रुप।
जिसमें पल्सेस, मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट, फिश, चिकन, एग, बीन्स, ये सारे मोस्टली मिल्क इसमें आ जाते हैं प्रोटीन ग्रुप में। एंड द लास्ट वन इज ऑयल। तो हमें हेल्दी ऑयल के ऑप्शंस चूज करने, नॉट देन अनहेल्दी ऑयल। सो मोस्टली हेल्दी ऑयल के ऑप्शन जो सीड्स एंड नट्स होते हैं उसमें हेल्दी ऑयल्स रहते हैं। और जो खाने में हम ऑयल्स यूज करते हैं जैसे कि कच्ची घानी का जो हम ऑयल यूज करते हैं तो वो हेल्दी ऑयल में आ जाते हैं, लेकिन उसकी भी क्वांटिटी कम मात्रा में लेनी है। ज्यादा किसी भी चीज की अति ज्यादा होना इज नॉट गुड। सो कच्ची घानी इज वेरी गुड ऑयल फॉर हेल्थ, छोटी मात्रा में जब हम यूज करते हैं। एंड देन बाकी जो ऑयल्स के प्रकार हैं, जब हम मैं ऑयल्स का सेशन लूंगी वो फुल ऑयल का ही सेशन होगा जिसमें हेल्दी ऑयल एंड अनहेल्दी ऑयल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे, तो उसमें पूरा डिटेल में बताऊंगी। तो अभी मैंने सिर्फ शॉर्ट में आप लोगों को बताया कि हमें ऑयल भी जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी मात्रा में। तो अनहेल्दी ऑयल और हेल्दी ऑयल ये पूरा डिटेल में सेशन हम बाद में देख लेंगे। सो दीज आर द फोर मेन ग्रुप जो हमें डेली चाहिए और एक साथ में चाहिए। ओके। सो हमें जैसे हम ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर रहे हैं तो वहां पे हमें देखना है कि हमारा फाइबर ग्रुप में से कुछ है क्या, कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में से है क्या, प्रोटीन ग्रुप में से है क्या, और ऑयल ग्रुप में से सीड्स एंड नट्स है या फिर डायरेक्ट ऑयल है। ओके। तो ये हमें कॉम्बिनेशन ऑफ जो फूड है ना, इसके ऊपर भी एक डिटेल सेशन आई थिंक मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी अगर मैं बताऊंगी तो वो शायद बाउंसर ना चला जाए, बिकॉज आज का जो मेन टॉपिक है आर्ट ऑफ ईटिंग में है ना। ओके शुभांगी जी, वीडियो ऑन रखिए, सिर्फ माइक बंद कर लीजिए। शुभांगी जी माइक बंद कर लीजिए, वीडियो ऑन रखिए, अपनी तरफ से माइक बंद कर लीजिए। हाँ थैंक यू, वीडियो ऑन रखिए। सो नाउ दीज आर द फोर ग्रुप्स जो अभी हमने देखे, मेन फोर ग्रुप्स हैं। इनको कैसे हमारी हमारी डाइट में शामिल कर सकते हैं इसके ऊपर डिटेल सेशन हम बाद में देखेंगे। अभी हम आज का टॉपिक के ऊपर मेन फोकस करते हैं कि व्हाट इज आर्ट ऑफ ईटिंग। सो नाउ जिन जिन को पॉसिबल जल्दी जल्दी चैट बॉक्स के सामने आ जाइए एंड बताइए कि इसके पहले आपने आर्ट ऑफ ईटिंग के बारे में कभी सुना है? हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट बिफोर? आर्ट ऑफ ईटिंग के बारे में आपने कभी सुना है? और अगर सुना है तो कुछ सुना रहेगा तो बता सकते हैं, नो नो नो। ओके, लेट मी फोकस इट कि आर्ट ऑफ ईटिंग एग्जैक्टली आर्ट क्यों है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आप सब लोग अपने आप को इमेजिन करिए कि आप सब लोग एक आर्टिस्ट हो, जो ड्राइंग बनाते हैं ना वो वाले आर्टिस्ट। ओके। और अभी मैंने आपको कहा कि कोई भी एक ड्राइंग बनाइए, एक किसी भी इंसान का ड्राइंग बनाइए। तो क्या आप सपोज आप मस्त वाले आर्टिस्ट हो और आप एक इंसान की ड्राइंग बना रहे हो। ओके। सो उसको जब कोई आर्टिस्ट किसी की ड्राइंग बनाता है एज अ आर्टिस्ट, तो क्या बहुत सारे आपने पेंटिंग्स देखी होंगी, आपने मोस्टली आर्टिस्ट को नोटिस किया होगा कि उनकी जो ड्राइंग होती है ना, काफी मतलब वो देख के इतनी आकर्षित होती है ना। ऐसा नहीं है कि मतलब लाइक कुछ अगर उन्होंने अच्छा मैसेज देना है तो आउट ऑफ वे बनाते नहीं है। सपोज आप एक, अभी मैंने आपको कहा कि हमें इमेजिन करना है कि हम एक आर्टिस्ट हैं और एक किसी इंसान की ड्राइंग बना रहे हैं। तो क्या आप उसकी नाक को यहाँ लगाओगे क्या, एल्बो में? यू आर आर्टिस्ट ना, आप नाक एल्बो में बनाओगे क्या? बताओ बताओ जल्दी बताइए। क्या हाथ को सिर में ऐसे लटका दोगे क्या? यू आर अ नाइस नाइस आर्टिस्ट। तो आप हाथों को सिर में लटकाओगे क्या ऐसे? नहीं। क्यों? बिकॉज आप आर्टिस्ट हो, आपको पता है आर्ट, और आपको पता है कि ड्राइंग कैसे निकालनी है। सो सिर के बालों को अच्छी सी चोट, मतलब सपोज बहुत बड़े अच्छे से बाल बनाए और उसको चोटी बनाना है, और उसको आर्टिस्ट के रूप में, मतलब आप खुद ही आर्टिस्ट, आप वो आर्ट बना रहे हैं। तो क्या उस चोटी को आप यहाँ पे लटकाओगे, यहाँ पे सिर के बाल बनाओगे क्या, हैंड में? नहीं ना। सिर के बालों की जगह कहाँ है? सिर में है। नाक की जगह कहाँ है? नाक में है। तो जिस चीज की जगह जहां पे है, अगर उस चीज के बारे में हमें पता चल जाए, वो आर्ट के बारे में हमें पता चल जाए, तो हम हेल्दी रह सकते हैं कि नहीं? इजंट इट? रह सकते हैं? हाँ ना? यस? बिल्कुल यस, बिल्कुल रह सकते हैं, है ना। सो इसी के ऊपर आज मुझे आप लोगों को फोकस करना है। सो
जैसे मैंने कहा, आर्ट ऑफ ईटिंग इट इज अ वेरी बिग टॉपिक, और आज मैं आप लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर देने वाली हूँ कि कुछ हद तक हमें इसका एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाए। तो पता रहे कि नाक की जगह नाक में ही है, हेयर के बालों की जगह हेड में ही है, एल्बो की जगह एल्बो में है, पैरों की जगह पैरों में है। हम हमारे हाथों को सिर में नहीं लटका सकते, पैरों को भी सिर में नहीं ऐसे रख सकते। ओके, सो जिसकी जगह जहां पे है हमें उसी तरह से उसको रखना है। तो कैसे कर सकते हैं, इस बारे में आज हम फोकस करेंगे। सो आर्ट ऑफ ईटिंग क्या करता है? आर्ट ऑफ ईटिंग हेल्प करता है टू अचीव आर हेल्थ। कौन सी हेल्थ? जो डब्ल्यू एच ओ ने बताई है। डब्ल्यू एच ओ ने क्या बताया है? हमारे पाठों में क्या करना अ, नाला येत नहीं या विद्याश्री, आप वीडियो ऑन रखिए, माइक बंद कर लीजिए। तो मध्ये आर्ट ऑफ हेल्थ ये क्या हेल्प करता है? ये हमें ऍग्रीकल्चर हेल्प करता है आपण त्याच्यात ऑलरेडी फिजिकली, मेंटली मस्त एंड सोशल दाखवलेलं आहे वेलबिंग को अचीव प्रायोरिटी करने काय में। काय दाखवलंय एक झालंय मिनट काढून ना, एक मिनट विद्याश्री। ओके, सो आर्ट ऑफ ईटिंग ये क्या हेल्प करता है हमें? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली कैसे हम हेल्दी रह सकते हैं, इसको हेल्प करता है अचीव करने में। और फिजिकली, मेंटली एंड सोशली जब हम हेल्दी रहेंगे तो ही हम उस हेल्थ लेवल को अचीव कर पाएंगे, जो कि डब्ल्यू एच ओ के द्वारा, वर्ल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हेल्थ की जो डेफिनेशन है उसको हम अचीव कर पाएंगे। सो व्हाट विल हेल्प टू फॉलो आर्ट ऑफ ईटिंग? क्या ऐसी चीज है जो आर्ट ऑफ ईटिंग को फॉलो करने में हेल्प कर सकती है? किसी को अगर अंदाजा है तो प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। ओके, सो ऐसी क्या चीज है जो आर्ट ऑफ ईटिंग को फॉलो करने में हमें मदद कर सकती है? बढ़ते हैं आगे। इट्स हैबिट, ये आदतें हैं। सभी लोग चैट बॉक्स में डालें, इट्स हैबिट। ये आदत है जो हमें हेल्प करती है आर्ट ऑफ ईटिंग को फॉलो करने के लिए। एंड जब हम उन हैबिट्स के बारे में जान लेंगे तब हमें हेल्प होगा कि हम कैसे इस आर्ट को एंजॉय कर सकते हैं। आई मीन सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं खाना है, खाना सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं खाना है, खाना एग्जैक्टली किस लिए खाना है इसके बारे में जब हम इस आर्ट को समझ पाएंगे तो हमें पता चलेगा। ओके, सो नथिंग बट इट्स हैबिट। जब तक हमारे पास वो हैबिट नहीं समझ पाएंगे तब तक हमें आर्ट ऑफ ईटिंग नहीं समझ पाएंगे। सो आर्ट ऑफ ईटिंग इट्स अ गुड हैबिट जो हम डेली बेसिस पे हमें फॉलो करना है। और वो कौन कौन सी हैबिट है, किस तरीके से फॉलो करना है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड में वो देखते हैं। तो मैं इसके ऊपर अब यहाँ पे मैं मेन फोकस करने वाली हूँ। तो ये जो 8 पॉइंट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, इसके ऊपर आप लोग प्लीज ध्यान दीजिए। इनके ऊपर हम धीरे धीरे सारे पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आप, ये एक क्वेश्चन है, आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी एनर्जी, एनर्जी के बारे में, एनर्जी का प्रभाव, जैसे पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, ये कौन कौन मानते हैं कि इसका असर होता है? कौन कौन मानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का असर होता है हमारे ऊपर? चैट बॉक्स में लिखिए यस। आप लोग मानते हो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का असर होता है? डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ ईटिंग, कि हमें जो भी खाना हम खा रहे हैं अगर उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट नहीं किया है तो उसका जो भी एनर्जी वो कैरी कर रहा है खाना, उसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट असर हमारे हेल्थ, हमारी फिजिकल हेल्थ, हमारी मेंटल हेल्थ और हमारी सोशल हेल्थ पे पड़ता ही है। वी डोंट नो कि खाना किस किस हाथ से टच होके आया है, किन किन लोगों ने मतलब जब से वो फार्मिंग से शुरू हुआ, किस एनर्जी से उन्होंने उसको टच किया उस समय, जब वो खाने का पूरा प्रोसेस जो है, अनाज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, कड़धान्य, जो भी चीज हमारे पास प्लेट में आई है वो कहीं ना कहीं पहले उगाई गई होगी, इजंट इट? वो स्ट्रक्चर कहाँ से शुरू हुआ खाने का? वो पहले तो उगाया गया होगा, फिर उगाते हुए फिर कहीं गया, स्टोर हाउस में गया, फिर वहां से ब्रोकर, शॉपकीपर, एंड फिर शॉपकीपर से हमारे यहाँ एक चेन फॉलो करते हुए फिर वो हमारे पास आता है।
तो इस बीच जितने लोगों ने भी उसको टच किया है, खाने को, फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी हमारे पास हमारे पेट में आ रहा है, जा रहा है, उसे किन किन लोगों ने टच किया, उस समय वो क्या महसूस कर रहे थे? क्या हर समय वो ग्रेटफुल थे? क्या हर समय वो हैप्पी थे? हमने तो नहीं देखा, बट इसकी गारंटी है क्या कि वो हर समय हैप्पी थे, हर समय वो ग्रेटफुल थे, हर समय वो अपने काम को लेकर ग्रेटफुल थे कि थैंक यू, मेरे को ये वाला काम मिला है मस्त करने के लिए? इजंट इट? डालिए चैट बॉक्स में, क्या थे वो? नहीं, इसकी गारंटी नहीं है कि हर समय हर एक इंसान हमेशा पॉजिटिव रहे। इसलिए आर्ट ऑफ ईटिंग का फर्स्ट जो आर्ट है वो हमें ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड में हर एक चीज को चार्ज करके खाना, मतलब जो भी हमारे प्लेट में खाना आ रहा है, पानी, खाना, पानी, फ्रूट्स, हर एक चीज जो भी हम खाएंगे, उसको जब तक ब्लेस नहीं किया, जब तक उसकी एनर्जी चेंज नहीं की और उसको खा लिया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी एनर्जी टच हुई है, वो सारी एनर्जी हमारे ऊपर आती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अगर वो मेंटल रूप में है तो हमें मेंटली डिस्टर्ब करेंगे, अगर वो फिजिकली रूप में है तो हमें फिजिकली ये कर डिस्टर्ब करेंगे, सोशली हमें डिस्टर्ब करेंगे। तो एनर्जी का असर होता है, क्योंकि हमें नहीं पता है ना। हम गारंटी भी नहीं करते कि किन लोगों ने इस खाने को किस एनर्जी से छुआ है। तो जब हम उस खाने को छू रहे हैं, तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस टेक्निक को, इस आर्ट को हमारे जीवन में उतारे और उसे इस एनर्जी में कन्वर्ट करके खाएं, जो हमारे को क्या करेगा, हेल्थी हेल्थ देने वाला है। ओके, सो क्यों ना इस वक्त हम जितने लोग भी यहाँ पे सुन रहे हैं, सब लोग मतलब इस एनर्जी को प्रैक्टिकली अप्लाई करना चाहते हैं। हम में से बहुत लोग कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन अब रेगुलर बेसिस पे करना जरूरी है। तो लेट मी नो, कौन कौन है जो रेगुलर बेसिस पे इस एनर्जी को यूज करेंगे। हम्म, नजर, दृष्टि, है ना, ये सारी चीजें। यस, सो अभी इस वक्त अपने आप को कमिटमेंट करिए, खुद से, खुद के साथ एक कमिटमेंट करिए कि जब तक हमें सच्चाई नहीं पता होती है, हम अंधेरे में रहते हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं है कि हम अंधेरे में रहते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम उजाले में हैं। बट वंस यू नो द ट्रूथ सेल सेट यू फ्री। जब हमें सच्चाई पता होती है, वो सच्चाई हमें छुटकारा छुटकारा दिलाना चाहिए, तभी उस सच्चाई का पता होना हमें जरूरी है। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड यहाँ पे है, स्वेतलाना, वो हमेशा कहती है हमें, हम अपने सेशन में, कि कोई भी नॉलेज होना अच्छा है, लेकिन जब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया ना, तब तक उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। तो नॉलेज कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसको जब तक इम्प्लीमेंट नहीं किया, रिजल्ट नहीं मिलने वाला है ना। तो जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, वेरी गुड, उसको कंटिन्यू करना है। जैसे शीतल लिख रही है, मैं कर रही हूँ। यस, लतिका जी लिख रही है, मैं कर रही हूँ, है ना। सो जो भी हम कर रहे हैं, वेरी गुड। नहीं कर रहे हैं तो आज से, अभी से शुरू करना है। रिमेम्बर कि आप, आपके पास जो भी चीज दिखाई देगी आपकी प्लेट में, जो भी चीज आपके मुंह में जाएगा, ये बात मेरी याद रखना कि पता नहीं वो कौन सी एनर्जी से आया है, तो हमें उसे ब्लेस करना है, हमें उसकी एनर्जी चेंज करनी है, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो प्रे करके, ग्रेटिट्यूड फील करके उसे खाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, कैसे ग्रेटिट्यूड करते हैं ये बताइए प्लीज। ओके, सो सिंपल चीजें अभी मैं आपको एकदम एक दो लाइन में बता देती हूँ कि उपभोक्ता, पाककर्ता और अन्नदाता, जिसने इसको उगाया है, जिसने इसको पकाया है और जो ये इसको खा रहा है, उन तीनों का को ब्लेस करना है। और ये खाने से मुझे इस खाने को मैं शुद्ध करती हूँ और फिर उसको खाना है। सो उसको खाने को शुद्ध करती हूँ और इस खाने से क्या मिलेगी मुझे, हेल्दी न्यूट्रिशन मिलेगा। ये दो तीन लाइन यूज करना है। और उपभोक्ता, पाककर्ता और अन्नदाता, जहाँ से जिसने उगाया है, जिसने बनाया है और जिसने जो खा रहे हैं, तीनों को इसका हेल्थ बेनिफिट मिल रहा है, ये हमें ब्लेस करके करना है। ये एकदम शॉर्टेस्ट वे है ग्रेटिट्यूड फील करके या ब्लेस करके खाने का। और
काफी काफी रिलीजन में, अलग अलग रिलीजन में एक पर्टिकुलर प्रार्थना भी होती है, तो वो अपना प्रेयर सिस्टम भी हम उसमें फॉलो कर सकते हैं ब्लेस करने के लिए। सो फर्स्ट जो ये है ग्रेटिट्यूड, वो क्लियर हुआ। आर्ट ऑफ ग्रेटिट्यूड वाइल ईटिंग, क्यों जरूरी है इस आर्ट को फॉलो करना? क्लियर हुआ? यस टाइप करिए। नहीं क्लियर हुआ तो पूछिए, क्लियर नहीं है तो एक एक मुद्दा क्लियर करके देन ही हम दूसरे पॉइंट में जाएंगे। हुआ क्लियर सबको? ओके, यस यस यस। ओके, सो नाउ विल गो मूव ऑन टू सेकंड। पहला तो एनर्जी को कन्वर्ट करना हर एक चीज खाने से पहले। नाउ ईटिंग के लिए, अब ईटिंग के ऊपर सबसे पहले आता है पोर्शन कंट्रोल। और मैं आप लोगों को बता दूं, आपको पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। कितना अच्छा होगा ना जब पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं होगी, जितना हमें चाहिए हम उतना खा सकते हैं। अगर किसी ने हमें कह दिया कि तथास्तु भाई जितना खाना है उतना खाओ, कुछ नहीं होने वाला, तो कैसा लगेगा सुन के? हाँ, शॉक हो गया क्या? ओके, लेट मी फोकस कि ईटिंग का पोर्शन कंट्रोल आपको करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आर्ट ऑफ ईटिंग फॉलो करोगे तो, आर्ट ऑफ ईटिंग फॉलो किया तो ईटिंग पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं, आपका शरीर खुद ही सिग्नल देगा कि बस इतना ही चाहिए मुझे, मेरा पेट भर गया। सो नाउ हाउ टू फॉलो इट? आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूंगी कि हमारे माउथ के अलावा जो भी हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, माउथ के अलावा और कहीं दांत है क्या? मतलब लाइक हमारे स्टमक में दांत है क्या? टीथ। इंटेस्टाइन में दांत है क्या? किसी को पता है तो टाइप करिए। हमारी जो इंटेस्टाइन है, दांत है क्या उनके पास? स्टमक के पास दांत है क्या? ये जो पाइप है, फूड पाइप, जहां से मुंह से पेट तक जाने वाला जो फूड पाइप है, इसोफेगस, उसके पास दांत है क्या? नहीं है। ओके, सो आर्ट ऑफ ईटिंग अगर हम फॉलो करेंगे तो हमें पोर्शन कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दांतों का सबसे पहला और मेन इंपॉर्टेंट रोल है आर्ट ऑफ ईटिंग में। अब कैस इतना इसको चबा के खाना है खाने को, कि काउंट नहीं करना है। मोस्टली लोग कहते हैं 32 टाइम खाओ, 74 टाइम खाओ, 64 टाइम खाओ, 62 टाइम खाओ, ऐसे काउंट नहीं करना है। क्योंकि जब हम काउंट करेंगे तो हमारा माइंड जो है वो काउंटिंग में रहेगा और हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे फूड के टेक्सचर को, फूड के स्वाद को। तो जब भी कोई आर्ट होता है उसको हम क्या करते हैं? एंजॉय करके खाते हैं ना। जब भी कोई आर्ट है हम उसे एंजॉय करते हैं। सपोज म्यूजिक एक आर्ट है, किस किस को म्यूजिक पसंद है? तो क्या आप टाइम काउंट करते हो क्या? 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, अरे 3 मिनट हो गया, 5 मिनट हो गया, मैंने म्यूजिक सुन लिया, 6 मिनट हो गया। आप टाइम काउंट करते हो क्या उसमें? जब भी कोई आपके आर्ट से रिलेटेड आप कोई चीज करते हो, आप सिर्फ इंजॉय करते हो उसे। इजंट इट? मैं भी इंजॉय करती हूँ। तो उस समय जब हम टाइम नहीं काउंट करते, तो जब हम ईटिंग कर रहे हैं तो हमें टाइम काउंट नहीं करना है जब हम च्यू कर रहे हैं। लेकिन ये जो च्यूइंग की जो अगर आर्ट हमने 100% हमारे जीवन में ला दिया, तो पोर्शन कंट्रोल करने का झंझट हट जाएगा। यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट कि मुझे कितना पोर्शन खाना खाना है, क्योंकि बॉडी खुद ही सिग्नल दे देगा कि बस पेट भर गया, और उसके बाद में एक निवाला भी एक्स्ट्रा नहीं खाना है। तो आर्ट ऑफ ईटिंग में क्या है? च्यूइंग। कितना च्यू करना है? चटनी कौन कौन पीसता है मिक्सचर में, जरा डालिएगा। मिक्सर या फिर सिलबट्टे में, ग्राइंडर में चटनी कौन कौन पीसता है? चटनी, चटनी किस किस को चटनी पसंद है? ओके, सो आप लोग चटनी के ग्रैन्यूल्स ऐसे बड़े बड़े रखते हो क्या? ऐसे बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स रखते हो क्या चटनी के? हम्म। चटनी जैसे नाम ही लिया तो वो टेक्सचर हमें पता चल जाता है। चटनी मीन्स स्मूथ पेस्ट, है ना? चटनी का नाम ही जब हमने लिया तो सबके नजरों में क्या आ गया कि वो एक स्मूथ पेस्ट की तरह होता है। सेम चीज हमारे हमारे दांतों को कहना है, और वो टेक्सचर फील करना है हर एक बाइट के साथ।
जो भी चीज हम खा रहे हैं हर एक बाइट के साथ हमें वो फील करना है। क्या फील करना है? या डालिए चेक चैट बॉक्स में, उस टेक्सचर को फील करना है। जैसे चटनी का टेक्सचर रहता है ना, विदाउट ग्रेन्यूल्स नहीं रहते हैं, पूरा क्लीन टेक्सचर रहता है। बस हर एक बाइट को हमें उस टेक्सचर में कन्वर्ट करना है, पेस्ट वाले टेक्सचर में कन्वर्ट करना है। और ये एक आर्ट है। यस, इट दिस इज अ आर्ट। तभी हम उस हर एक चीज के स्वाद को महसूस कर पाएंगे। और क्योंकि खाने के हर एक पार्टिकल को, जो भी सॉलिड पार्टिकल है, उसको प्रॉपरली चबाया गया है, इस वजह से उसका न्यूट्रिशन हमारे शरीर को मिलेगा। लेकिन अगर वो फूड पार्टिकल प्रॉपरली चबाए नहीं गए हैं तो वो ठीक से डाइजेस्ट नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे डाइजेस्ट? क्योंकि पेट के पास दांत नहीं है, इंटेस्टाइन के पास दांत नहीं है, तो वो कैसे चबाएंगे? और इस वजह से जब वो ठीक से चबाएंगे नहीं तो हम कितना भी हेल्दी खाना खा लें, कैसे हेल्दी रहेंगे? कितना भी हेल्दी खाना खा लें, 100% न्यूट्रिशन उससे हमको नहीं मिलेगा। सो आर्ट ऑफ ईटिंग इज नथिंग बट, ईटिंग के साथ में हमें ऐसे च्यूविंग करना है कि दांतों का इस्तेमाल करना है। अब दांतों का इस्तेमाल करने के लिए ओरल हेल्थ बहुत ज्यादा जरूरी है। दांत हेल्दी रहेंगे तो ज्यादा समय तक दांत रहेंगे, ज्यादा उम्र तक दांत रहेंगे। और ज्यादा उम्र तक दांत रहेंगे तो हम अच्छे से चबा पाएंगे। सो नाउ रिसेंटली मैं एक बुक पढ़ रही हूँ, 3:30 PM हमारी बुक रीडिंग होती है, मंडे टू फ्राइडे। आप लोगों में से कई जन उसमें ज्वाइन भी होते हैं। तो उसमें भी, उस बुक में भी लिखा गया था वन ऑफ द बेस्ट हैबिट कि ब्रशिंग करना। ब्रश करना कब? दिन में 2 बार, सुबह और शाम। दिन में 2 बार ब्रश करना, लेकिन कितने मिनट तक ब्रश करना किसी को याद है? प्लीज चैट बॉक्स में डालिए। थैंक यू प्राची। सो कितने मिनट तक ब्रश करना है? 3 मिनट तक मिनिमम। मॉर्निंग में तो हम ब्रश करते ही हैं, लेकिन टाइमिंग याद रखना है कि 3 मिनट तक सारे दांतों को कवर करना है। और रात को भी सोने से पहले ब्रश करना कंपलसरी है, क्योंकि ओरल हेल्थ सही रहेगी तो दांतों की हेल्थ सही रहेगी। दांतों की हेल्थ सही रहेगी तो ही हम वो च्यूविंग को एंजॉय कर पाएंगे। सपोज दांत पेन कर रहे हैं, दांत दर्द हो रहा है, तो क्या उस समय हम चबा पाएंगे? आर्ट ऑफ ईटिंग, इसको एंजॉय कर पाएंगे? पॉसिबल नहीं है। अगर टूथ पेन हो रहा है तो आप चबा पाओगे क्या अच्छे से? बताइए। सो ओरल हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। दिस इज अ पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ ईटिंग। ओके, सो नाउ ग्रेटिट्यूड कंप्लीटेड। आर्ट ईटिंग के रूप में मैंने बताया कि हमें पोर्शन कंट्रोल हमें नहीं करना है। हर एक बाइट को चटनी जैसा टेक्सचर फील करना है कि ये चटनी बन गया है, फिर ही उसको पेट में जाने देना है। इतना चबाना है ताकि बॉडी खुद ही आपको सिग्नल दे कि अब पेट भर गया है। जैसे बॉडी का सिग्नल हमें मिलता है, बॉडी सिग्नल देती है और हम ये महसूस भी करते हैं, और उसी समय दूसरा निवाला खाने की जरूरत नहीं है, स्टॉप कर देना है। सो पोर्शन कंट्रोल हम इस तरह से, हमें कंट्रोल नहीं करना, बॉडी खुद ही कंट्रोल कर लेगी कि कितना खाना है। और जब हम अच्छे से च्यू करके खाने लगेंगे तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से अबाउट, अगर आज से अगर आप फॉलो करना शुरू कर रहे हैं, ओके, तो 1 हफ्ता या 2 हफ्ते में आपको ये महसूस होने लगेगा कि आपको पता चल गया कि मेरा पोर्शन कितना है। अगर आप सच में च्यूइंग का ये जो आर्ट है ना फॉलो करेंगे, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि मेरा पोर्शन कितना है। सो खुद का पोर्शन कितना है आपकी बॉडी खुद आपको बताएगी, जब आप च्यूइंग को फॉलो करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 वीक और 2 वीक। और देन यू विल कम टू नो कि ये मेरा पोर्शन है, एंड देन आप खुद ही उसको डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो पहले आपको डिसाइड नहीं करना है पोर्शन, आपकी बॉडी को डिसाइड करना है, एंड देन फिर वो पोर्शन को आपको फॉलो करना है। उसमें भी कभी कभी ऊपर नीचे हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आपको कितना भूख लग रहा है, बॉडी उस हिसाब से उतना लेगी। सपोज कभी कभी 1.5 चपाती की भूख होती है, लेकिन हम सोचते हैं अरे नहीं, मेरा पोर्शन साइज तो 2 चपाती का है। तो लेकिन उस समय बॉडी को 1.5 चपाती की ही भूख है, 2 चपाती की भूख है ही नहीं, या फिर एक ही चपाती की भूख है। तो बॉडी फिर उस समय एक ही चपाती लेगी, दूसरा नहीं लेगी, और उस समय फिर हमें फोर्सफुली ईटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, सो वन इज दिस। नाउ ड्रिंकिंग, पानी, कौन कौन खड़े होके पानी पीता है?
डालिएगा चैट बॉक्स में, कौन कौन खड़े होके पानी पीता है। हम्म। हम्म। अमृता कह रही है मैं अपने हाथों को हाथ रख के। ओके सो आज के बाद ये संकल्प लीजिए कि अगर आर्ट ऑफ ईटिंग को सच में आर्ट के रूप में एंजॉय करना है तो अपने शरीर के साथ में अत्याचार नहीं करना है, अपने शरीर के साथ में ऑनर करके आगे चलना है। ओके, तो खड़े होके पानी हमको अवॉइड करना है, बैठ के पानी पीना है। अभी ये पेन देखिए, ये पेन है, इसको मैंने नीचे फेंका, फोर्स के साथ में आगे, है ना। अभी अगर इसकी हाइट नीचे होगी तो थोड़ा धीरे से आएगा, लेकिन जितनी हाइट ऊपर होगी उतना ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है। तो जब हम खड़े होके पानी पीते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा तेजी से फटाक से पानी जाता है, एंड हमें वो पानी जाने की जो प्रोसेस है वो इतना तेजी से हमारे शरीर में नहीं जाना है। तो हमें जब हम बैठ जाते हैं तो थोड़ा ग्रेविटेशनल फोर्स मैनेज होता है, और इस जो स्पीड से पानी जब हमारे पेट में जाता है तो वो स्पीड हमारे लिए सही होती है। सो इसलिए खड़े होके पानी हमें नहीं पीना है, बैठ के ही पानी पीना है, ट्राई करना है। एक बार मैं ट्रैवल कर रही थी, काफी साल पहले की बात है, आपसे सीखा है बॉटल च्यू करके खाना। हाँ, आगे मैं उसमें बता रही हूँ। सो मुझे पानी पीना था, अब मेरे पास चेयर नहीं थी, तो मैं अपने घुटनों के बल ऐसे बैठ गई नॉर्मली, एंड जमीन पे नहीं बैठी बिकॉज जमीन पे नहीं बैठने लायक था, थोड़ा गंदी थी जमीन, तो मैं नॉर्मली ऐसे घुटनों के बल में बैठ गई, उचक उचक के जैसे बैठते हैं वैसे, एंड देन आई ड्रैंक माई वाटर। सो मैनी पीपल अराउंड मी, उन्होंने मुझे देखा, बोले अरे तुझे कुछ बैठने को नहीं मिला, ये ले हमारा सूटकेस है उसमें बैठ के और पानी पी ले करके। जब हम कोई चीज फॉलो करते हैं तो लोग भी हमें हेल्प करते हैं, एंड देन उसकी वजह से दो तीन लोगों ने मुझसे पूछा कि क्यों बैठ के पानी पी रहे, मतलब हमने सुना है बैठ के पानी पीना पीना है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। तो मैं बोली क्यों नहीं फॉलो करते हो, तो देन बोले याद नहीं रहता, बोले यही याद रहना है बस। तो आज के बाद आप लोग कोशिश करिए कि याद रखना है। तो पहली बात तो पानी खड़े होके नहीं पीना है, ग्रेविटेशनल फोर्स को बढ़ाना नहीं है, बैठ के पानी पीना है। खड़े जितना रहेंगे उतना ज्यादा स्पीड से पानी में जाएगा, जल्दी जल्दी किडनी में फिल्ट्रेशन के लिए जाएगा, तो उतना स्पीड हमें नहीं देना, आराम से बैठ के ही हमेशा पानी पीना है। दूसरी बात, पानी पीना कैसे है। अभी देखो, सरलाना ने चैट बॉक्स में डाला है कि पानी को चबा के पीना है, और अपने बच्चों को भी बैठा के ही पानी पीने की आदत डालते हैं। खुद से बैठकर आप पानी पीने शुरू कर दिए हैं बच्चे, है ना। सो ड्रिंकिंग वाटर, इसके बारे में अगर मैं 2 घंटे का भी सेशन लूँ ना तो पूरा डिटेल में मतलब लाइक उसमें ले सकते हैं। अभी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि वाटर जो है उसको न्यूट्रिशियस बनाना है। पहली बात तो वाटर को ब्लेस करना, जैसे खाने को ब्लेस कर रहे हैं, वाटर को ब्लेस ब्लेस करके उसके बाद में फिर वाटर को घट घट करके नहीं पीना है। कौन घट घट करके पानी पीता है चैट बॉक्स में डालिए, लेकिन घट घट करके नहीं पीना है। तो कैसे पीना है, वन वन सिप करके पानी पीना है, ताकि उसमें ज्यादा से ज्यादा सलाइवा मिक्स हो। खाने को चबा के क्यों खाना है, क्योंकि सलाइवा मिक्स होना जरूरी है। इसी हिसाब से पानी को एक घूंट करके सलाइवा मिक्स करके पीना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही जाके पानी को वो न्यूट्रिशन देगा, है ना। मैं ऊपर से पीती हूँ पानी बॉटल से, तो आप ऊपर से पियो, चाहे मतलब लाइक अभी सपोज ये बॉटल है तो ऐसे ऊपर से पियो, चाहे मुंह लगा के पियो, लेकिन घट घट करके नहीं पीना है, एक ही सिप मुंह में डालना है। एंड लेट, आप लोगों को मेरा वीडियो दिखाई दे रहा है क्या, वीडियो दिख रहा है आप लोगों को मेरा, स्क्रीन शेयर ऑन है ना, तो वीडियो में आप एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए, इस तरह से आपको एक घूंट मुंह में पानी पीने से पहले हल्का सा सलाइवा कलेक्ट करना है, और उस सलाइवा को कलेक्ट करने के बाद फिर एक सिप लेना है। और 2-3 बार उस सलावा को मिक्स करना है, और उसके बाद में फिर पानी पीना है, और इसी तरह से हमें पानी पीना है। और आज के बाद कोशिश करिए
कि इसे रूटीन में लेके आना है, पानी को न्यूट्रिशियस बनाना है, और पानी को का न्यूट्रिशन बढ़ाने के लिए सलाइवा इज द बेस्ट। सो पानी को न्यूट्रिशियस बनाना है, पानी को एनर्जेटिक बनाना है। ग्रेटिट्यूड से पानी को एनर्जेटिक बना सकते हैं, उसकी एनर्जी चेंज कर सकते हैं, पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन सलाइवा मिक्स करके उसको न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। और जब हम इस तरह से पानी पिएंगे, ये पानी हमें 100% हेल्प करेगा हमारे शरीर को हाइड्रेटेड रखने में, और हमारे शरीर को पानी, हाँ। नाउ क्वांटिटी। सो एक एन अडल्ट हमें अप्रोक्सीमेटली 2.5 से 3 लीटर का पानी रेगुलर बेसिस पे लेना चाहिए। लेकिन घट घट करके कभी भी पानी नहीं पीना है, सिप बाय सिप करके पानी पीना है, सलाइवा ज्यादा से ज्यादा मिक्स करके ही पानी पीना है। इट्स अ पार्ट ऑफ ड्रिंकिंग हैबिट। पानी को पॉजिटिव कैसे करें, ग्रेटिट्यूड कैसे। सपोज ये वाटर है, इसको ब्लेस कर दीजिए। मैं आपको ब्लेस करती हूँ कि आपकी एनर्जी को मैं ब्लेस करती हूँ, एक पॉजिटिव एनर्जी आपके ऊपर डालती हूँ। ये पानी है, मैं ब्लेस कर रही हूँ इस समय। हम्म। और जो भी आपको चीजें याद आ रही हैं, ये पानी से मुझे, आपका उद्देश्य क्या है, एक अच्छी हेल्थ चाहिए, आपका उद्देश्य चाहिए वेट गेन करना है, आपका उद्देश्य क्या है, वेट लॉस करना है, आपका उद्देश्य क्या है, फैट लॉस करना है, या हेल्दी रहना, जो भी आपका पर्पज है वो इसमें डिक्लेयर करिए, एंड देन पीजिए सिप बाय सिप करके। जो भी पानी, आपका हेल्थ का पर्पस क्या है, आपको वेट लॉस करना है, आपको फैट लॉस करना है, फुल बॉडी वेट लॉस करना है, या ओनली टमी का फैट कम करना है, जो भी आपका पर्पस है। या फिर फैट वेट कम ही नहीं करना है, ऑलरेडी वेट कम है, वेट बढ़ाना है, लेकिन हेल्दी वेट बढ़ाना है, ओवर वेट नहीं होना है। तो जो भी आपका पर्पस है, वो पर्पस आपको डिक्लेयर करना है खाने से पहले और पानी से पहले। सो सपोज आपका पर्पस है हेल्दी फैट लॉस चाहिए, सो पानी ले लिया और कहा कि मैं आपको ब्लेस करती हूँ, और आपको पीने के बाद मेरा शरीर अच्छे से हाइड्रेटेड रहेगा और मुझे बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प मिलेगा। सो बॉडी डिटॉक्सिफाई होगा तो फैट लॉस होगा, इजंट इट। और ये फैट लॉस में मुझे हेल्प करेगा, और हेल्दी हेल्थ अचीव करने में मुझे हेल्प करे। और बाद में सलाइवा कलेक्ट करिए, मिक्स करिए, और उसको पी जाइए इस तरीके से। फिर से सेकेंड सिप लेना है, सलाइवा कलेक्ट करना है, 2-3 बार मिक्स करना है उस सलाइवा को पानी में, और पी जाना है। और फिर उसके बाद में तीसरा सिप, चौथा सिप, जितनी जितना पानी पीना है उस हिसाब से पीना है। सो एक तो ये हो गया कि पानी को ऐसे चबा के पीना है। दूसरा, पानी की को खाने के आधे घंटे पहले आप पानी पी सकते हो, या आधे घंटे बाद, 30 मिनट बाद, या आप एक अप्रोक्सीमेट आधे घंटा या 40 मिनट का टाइम पकड़ के चलिए, कि अगर आप 2 बजे खाना खाते हो तो आप 1:30 बजे के पहले आप पानी पी लीजिए, लेकिन खाना खाने के जस्ट पास में पानी नहीं पीना है ना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कुकिंग करते होंगे, तो सपोज अभी कुकिंग करते समय आपको एक कुछ खाना है जो कि हाई हीट में पकाना रहता है, कुछ खाना है जो कि मीडियम हीट में पकाना रहता है, कुछ खाना है जो कि लो हीट में पकाना रहता है। अभी जो हाई हीट का खाना है उसको आप लो हीट में पकाओगे, लाइक अ बीरबल की खिचड़ी, तो क्या वो खाना पकेगा? पॉसिबल नहीं है ना, इजंट इट। सो जब भी, जिसको जठराग्नि बोलते हैं, हमारे शरीर का पाचन क्रिया जो है, तो जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं हमारे शरीर के, उसे हमें डाइल्यूट नहीं करना है खाना खाने के 30 मिनट पहले। सो इसलिए हमें हमेशा कहते हैं कि खाना खाने के पहले पानी नहीं पीना चाहिए, आधे घंटे का तो गैप रखना चाहिए। और सेम चीज, जब हमने खाना खा लिया, अच्छे अच्छे से चबा के खाया, तो उस समय क्या होता है, सलाइवा भरपूर हमारे पेट में जाता है, और इस वजह से वो सलाइवा काफी होता है, और हमें वो जल्दी प्यास लगने नहीं देता है। और इसी वजह से 30 या 40 मिनट, कभी कभी 1 या 1.5 घंटे के बाद, मतलब खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद हमें प्यास लगती है, और वो एकदम परफेक्ट टाइम है पानी पीने का, क्योंकि उस समय बॉडी को पानी चाहिए। और फटाक से उस समय घट घट करके पानी नहीं पीना है, सिप बाय सिप करके पानी पीना है, सलाइवा मिक्स करके पानी पीना है, और यही हेल्प करेगा एक हेल्दी हेल्थ को अचीव करने के लिए। सो दिस इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ ईटिंग।
सो ड्रिंकिंग के बारे में हमने वाटर ड्रिंकिंग के बारे में सीखा कि पानी को चार्ज करना है, सलाइवा मिक्स करना है, खाना खाने के इमीडिएटली पहले पानी नहीं पीना है, खाना खाने के बाद भी इमीडिएटली पानी नहीं पीना है। अगर ठसका लग गया, फंदा लग गया तो एक घूंट पानी ऐसे हम पी सकते हैं। लेकिन जब हम अच्छे से चबा के खाना खाते हैं तो पानी की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब हम अच्छे से चबा के खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल अटकते नहीं है गले में, और इस वजह से हमें ठसका लगने के चांसेस कम होते हैं। और वो जो चटनी जैसा टेक्सचर हमारा होता है वो हमें हेल्प करता है हेल्दी डाइजेशन के लिए। सो ये था यहाँ पे ड्रिंकिंग हैबिट। नाउ बाकी के जो हैबिट्स हैं उनको मैं थोड़ा सा क्विकली ले लेती हूँ, क्योंकि क्विकली लेंगे तो भी चलेगा। ये मेन चीज जो डिस्कस करना था वो हुआ। बॉडी को एक्टिव रखना बहुत जरूरी है। सो एक्टिव कितने मिनट एक्टिव रखना है, मीन्स एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम। हाँ, बॉडी में पसीना निकलना जरूरी है। सो अगर आपका वेट कम है या आपका वेट एकदम लेवल पे है आपके हाइट के हिसाब से, तो आपके लिए एक्सरसाइज 20-25 मिनट काफी है। लेकिन अगर आपका वेट ज्यादा है और आपको वेट कम करना है तो फिर 45 मिनट, 50 मिनट्स, अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट के आसपास की एक्सरसाइज डेली बेसिस पे चाहिए। और एम्प्टी स्टमक जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। खाना खा लेने के बाद इमीडिएटली एक्सरसाइज नहीं करना, 2 घंटे के बाद ही करना है, 2 या ढाई घंटे का ले टाइम रखना है। सपोज मॉर्निंग रूटीन किसी का बहुत बिजी होता है तो मॉर्निंग में एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं हो पाती, तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, आप बाद में कर सकते हैं एक्सरसाइज। लेकिन ब्रेकफास्ट के बाद अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 2 घंटे बाद करिए। अगर आप लंच के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो लंच के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करिए। अगर आप डिनर के बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं तो डिनर के 2 घंटे बाद एक्सरसाइज करिए, तो या डिनर के पहले एक्सरसाइज कर लीजिए। तो इवनिंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है आप डिनर के पहले एक्सरसाइज करिए। मॉर्निंग में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बेस्ट टाइम है ब्रेकफास्ट के पहले एक्सरसाइज करिए। आफ्टरनून में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो या तो लंच के पहले एक्सरसाइज करिए या लंच करने के 2 घंटे बाद ही एक्सरसाइज करिए। तो ये हमें 2 घंटे का खाने के पहले मतलब खाने के बाद 2 घंटे का एक्सरसाइज का टाइम याद रखना है। मिनिमम 2 घंटे चाहिए, 2 से ढाई घंटे काफी अच्छा है, 3 घंटे करें तो और अच्छा है। सो बेस्ट टाइम मॉर्निंग का है, नहीं पॉसिबल हुआ तो हम अपने स्केड्यूल के हिसाब से कर सकते हैं। एक्सरसाइज का टाइमिंग भी मैंने आपको बता दिया। अगर वेट कम है या वेट बराबर है तो 20-25 मिनट डेली बेसिस पे एक्सरसाइज काफी सफिशिएंट है डेली बेसिस पे। लेकिन अगर वेट बढ़ा बढ़ा है और वेट कम करना है तो 45 मिनट, 45 मिनट अबव एक्सरसाइज ज्यादा हेल्प कर पाएगा। अगर 20-25 मिनट की एक्सरसाइज कर रहे हैं और वेट लॉस करना है तो वेट लॉस में आपको इतना ज्यादा हेल्प नहीं कर पाएगा। ओके, सो कोशिश करना है, अगर वेट लॉस करना है, वेट बढ़ा हुआ वेट लॉस करना है तो मोर देन 45 मिनट और 60 मिनट के आसपास की एक्सरसाइज करना। 2-2 घंटे की एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है जब हम वेट लॉस प्रोग्राम में होते हैं। ओके, सो एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज का टाइमिंग हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ तक समझा सभी को? चैट बॉक्स में डालिएगा, मैं जब तक एक सिप पानी का लेती हूँ। हम्म। हम्म। तो बॉडी एक्टिव रखना है, अपने बॉडी वेट के हिसाब से टाइम हम उसको चूज कर सकते हैं। नाउ फास्टिंग, फास्टिंग हम डेली फॉलो करते हैं, कोई बता पाएगा कैसे? आई थिंक जिन्होंने मेरे पहले कोई सेशन अटेंड किया है तो उनको पता होगा कि हम कैसे डेली फास्ट फॉलो करते हैं। किसी को याद आ रहा है तो बताइएगा, हाउ वी फॉलो फास्टिंग। यस यस, सही बताया ना मैंने, सब आपको पता है। या एम्प्टी स्टमक, या सो जब हम रात को सोते हैं और सुबह नाश्ते के पहले तक जो फास्ट होता है वो हमारा डेली फास्टिंग होता है। और जिसे फर्स्ट मील, इसीलिए हम फर्स्ट जो मील खाते हैं उसको ब्रेक द फास्ट कहते हैं, ब्रेक फास्ट कहते हैं, या फिर इंटरमीडिएंट फास्टिंग। या सो फास्टिंग तो हम वैसे भी डेली फॉलो कर रहे हैं।
लेकिन इसको एक सिस्टमेटिक चीजें हम कर सकते हैं। खाने की भी फास्टिंग होती है, मेंटल हेल्थ के लिए भी फास्टिंग होती है, सोशल हेल्थ के लिए भी फास्टिंग होती है। अब आर्ट ऑफ ईटिंग में फास्टिंग के काफी सारे प्रकार हैं। अगर उन प्रकार को हम जान लें तो हम काफी हद तक अपने हेल्थ को एंजॉय कर सकते हैं। सो फर्स्ट फास्टिंग तो ये है जो हम डेली बेसिस पर रात की फास्टिंग करते हैं। सो कोशिश करना है, अगर आप कोई डाइट नहीं भी फॉलो कर रहे हो, आप 12 घंटे की फास्टिंग फॉलो करें। 10 घंटे के ऊपर फास्टिंग होना ही चाहिए एवरी नाइट। मतलब रात को आपने जितने बजे खाना खाया है उसके बाद आपको 10 से 12 घंटे के बाद ही कुछ खाना है। बट ये फास्टिंग स्केड्यूल एक पर्सन के ऊपर लागू नहीं होता है। क्या आप बता पाएंगे, किसी को याद है ऐसा कौन सा पर्सन है जिसके ऊपर ये फास्टिंग स्केड्यूल लागू नहीं होता है? आई थिंक इसका आंसर आप लोगों को पता है। अब प्रेगनेंसी में हम कर सकते हैं। शुगर के पेशेंट को भी ये लागू होता है फास्टिंग। जब बीमार होते हैं। बीमार होते हैं तो भी फास्टिंग कर सकते हैं हम। तो ये फास्टिंग एकदम छोटे बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता है। जब बच्चे थोड़े थोड़े बड़े होते हैं तो वो फास्टिंग शुरू कर पाते हैं। जैसे कि अभी बेबी बॉर्न हुआ तो वो कितने घंटे में दूध मांगता है, तो वो रात भर तो फास्टिंग कर ही नहीं सकता ना, इजंट इट? सो जब छोटे एकदम छोटे बच्चे होते हैं, जब तक उनका एक स्केड्यूल नहीं आ पाता है, तब तक जब एकदम न्यू बॉर्न बेबी है उनके ऊपर ये फास्टिंग लागू नहीं है, क्योंकि उनका तो स्टमक साइज ही इतना सा है और उनका डाइजेस्टिव प्रोसेस वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हो रहा है, हुआ है। मतलब वो प्रोसेस डेवलपिंग प्रोसेस में है, और उस समय वो उनके ऊपर ये फास्टिंग लागू नहीं होता है, क्योंकि उनको 2 से 3 घंटे में, मिनिमम 2-2 घंटे में तो वो मिल्क मांगते ही हैं, है ना। तो एक तो ये हो गया कि ये फास्टिंग स्केड्यूल एकदम छोटे बच्चों के ऊपर लागू नहीं होता जब तक उनका ईटिंग स्केड्यूल और स्लीपिंग स्केड्यूल नहीं फिक्स हो जाता, जब तक वो थोड़े बड़े नहीं हो जाते तब तक। दूसरी बात, उसी छोटे बच्चे की माँ अगर वो दूध पिला रही है तो दूध पिलाने वाली माँ के ऊपर भी ये फास्टिंग स्केड्यूल लागू नहीं होता है। व्हाई? बिकॉज रात को अगर बच्चे ने 2-3 बार ब्रेस्ट फीड किया, माँ का दूध अगर बच्चे ने पिया है, तो माँ के शरीर से न्यूट्रिशन गया है, तो माँ को न्यूट्रिशन चाहिए और उस समय माँ को कुछ खाना और पीने की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा बाकी सभी को इट्स ओके, बेबी 10 से 12 घंटे फास्टिंग है। 2 साल के बच्चे के लिए ये कंसीडर हो सकता है, बिकॉज 2 साल के जब बच्चे 2 साल तक पहुंचते हैं तो एक बार में 10-10 घंटे सोना वो शुरू कर देते हैं, और 10-10 घंटे उनके लिए काफी हो जाता है ये फास्टिंग। बीच में अगर वो फीडिंग कर रहे हैं मदर मिल्क तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो सीधा 10 घंटे इट्स ओके। लेकिन 10 घंटे के बाद में फिर उन्हें कुछ देना चाहिए, तो ब्रेक द फास्ट विथ वाटर या फिर मिल्क से उनका फास्ट ब्रेक करना चाहिए, मिनिमम छोटे बच्चों के लिए। सो फास्टिंग के यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक तो नाइट की फास्टिंग जिसके ऊपर लागू नहीं होती वो मैंने बताया, और जब हम बड़े हो जाते हैं हमारे ऊपर ये फास्टिंग मिनिमम 12 घंटे रखने की कोशिश करना है, अगर हमें हमारी हेल्दी हेल्थ को एंजॉय करना है तो। 12 घंटे के ज्यादा भी, कोई 13 घंटे का, कोई 14 घंटे का, कोई 15 घंटे का और कोई 16 घंटे का भी फास्टिंग करता है, जिसको इंटरमिटेंट फास्टिंग कहते हैं। ये भी फास्टिंग लोग कभी वेट लॉस के लिए करते हैं या कभी किसी किसी बीमारी से बाहर निकलने के लिए भी करते हैं, और बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी करते हैं। तो फास्टिंग ये इसमें भी आ जाता है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम बिना छुए रह ही नहीं सकते हैं, और वो है डिजिटल फास्टिंग। कल भी शाम को एक 7 बजे सेशन हुआ था, सचिन सर ने बुलाए थे उनको, गेस्ट को, विकास सर को। उन्होंने भी डिजिटल फास्टिंग के बारे में बताया था, इजंट इट? किस किस को याद है? सो डिजिटल फास्टिंग इज अ पार्ट ऑफ द आर्ट ऑफ ईटिंग। अगर इसको हम फास्ट ये नहीं करेंगे तो बहुत सारा रेडिएशन से हमारा शरीर अफेक्ट होगा, और वो सेलुलर न्यूट्रिशन को डिस्टर्ब करेगा, मेंटल हेल्थ को भी डिस्टर्ब करेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग बहुत ज्यादा समय तक ईयरफोन लगा के रखते हैं कान में, तो वो कान कान दर्द होने लगते हैं, है ना। तो डिजिटल फास्टिंग के लिए भी सिर्फ रात को, जैसे जो भी, अगर आप नाइट ड्यूटी नहीं कर रहे हो तो ये आपके ऊपर 100% लागू होता है कि रात को जैसे ही
आप सोने जा रहे हो, सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल को फ्लाइट मोड में डाल दीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रात को आपके इंपॉर्टेंट कॉल्स आ सकते हैं तो कोई बात नहीं, नेट ऑफ कर दीजिए और कम से कम 10 से 20 फुट की दूरी पर ही मोबाइल रखिए। अपने पास में मोबाइल रखना बंद कर देना है। और अगर अपने पास मोबाइल रख के हम सो रहे हैं तो मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालना या स्विच ऑफ करना से ही हम ये फास्टिंग फॉलो कर पाएंगे, और यही करना जरूरी भी है। तो अगर मोबाइल पास है तो फ्लाइट मोड में डालना है। रात को, पूरी रात को जितने घंटे आप सो रहे हो, 7 घंटे 8 घंटे, तो कोशिश करना है जितने घंटे की हम फास्टिंग कर रहे हैं उतने घंटे की हम, मतलब रात को जितने घंटे की हम फास्टिंग कर रहे हैं उतने घंटे की मोबाइल भी फास्टिंग हो पाए। तो सपोज हम 12 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं रात को, लेकिन मोबाइल 12 घंटे के लिए ऑफ नहीं कर पाएंगे, तो एटलीस्ट जितने घंटे हम सो रहे हैं, सोने के 1 घंटे पहले मोबाइल टाटा बाय बाय। कोशिश करना है 1 घंटे पहले नहीं तो कम से कम आधे घंटे पहले टाटा बाय बाय करने की कोशिश करनी है। और उसके बाद में सुबह उठने के बाद अपना जो भी आपका डेली प्लान है, कभी कभी होता है कि सुबह उठने के बाद में एक्सरसाइज कर रहे हैं या योगा कर रहे हैं और उसके लिए हमें मोबाइल की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे केस में फिर अब तो मोबाइल यूज ही करना है क्योंकि ऑनलाइन क्लास है, तो वो समय हम यूज कर सकते हैं। तो फ्लाइट मोड से हटा के एंड देन यू कैन यूज दैट। ओके, सो फास्टिंग हमें, शारीरिक फास्टिंग, रात की फास्टिंग जो है वो कंटिन्यू करना है। दूसरी बात, डिजिटल फास्टिंग कंटिन्यू करना है। फास्टिंग किन चीजों में लागू नहीं होती, किन किन केस में लागू नहीं होती, वो हमने डिस्कस किया। तो अब आता है डिटॉक्सिफिकेशन फास्टिंग एंड स्पिरिचुअल फास्टिंग। सो जब भी हम स्पिरिचुअल फास्टिंग करते हैं तो उस समय हमारा इंटेंशन क्या होता है, क्यों हम फास्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअली हमारा जो इंटेंशन होता है वो फुलफिल होना जरूरी है। तो जब भी स्पिरिचुअल फास्टिंग कर रहे हैं तो उस समय ज्यादा खाने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन हाँ, बॉडी को एनर्जी के लिए जो भी आपका फास्टिंग विंडो है उस हिसाब से वो फॉलो करके अनहेल्दी चीजों से बचना है। तो हेल्दी चीजें ही खाना है ताकि हमारी स्पिरिचुअल फास्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हो। और नाउ कमिंग बैक टू द डिटॉक्स फास्टिंग, जो हम, ये स्पिरिचुअल फास्टिंग नहीं है, डिटॉक्स फास्टिंग इज ओनली फॉर द बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। सो ये डिटॉक्स फास्टिंग हम हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। कैसे? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खा के। सो ये हफ्ते में 1 बार हम, कोई भी इंसान इसको कर सकता है, एकदम छोटे बच्चे नहीं करना है। अबव 14 ईयर्स इज बेस्ट एज, या अबव 7 ईयर भी कर रहे हैं तो उनको सिर्फ 2 मील का कर सकते हैं फ्रूट्स, एंड बाकी 1 मील उनको खाना दे सकते हैं। सो अबव 14 ईयर्स इज अ राइट एज कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की पूरे 1 दिन की, हफ्ते में 1 दिन की फास्टिंग करना है। अब जब इसकी फास्टिंग हम कर रहे हैं, मतलब हम बॉडी को डिटॉक्सिफाई कर रहे हैं, तो बाकी के जो अनाज हैं उनको टाटा बाय बाय करना है उस 1 दिन के लिए, तो जाके हम उस फास्टिंग को फॉलो कर पाएंगे। तो ये एक प्रकार का बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन फास्टिंग है। इसके ऊपर भी आने वाले समय में आई थिंक पॉसिबल हुआ तो मैं इसके ऊपर पूरा डिटेल सेशन लूंगी कि फास्टिंग में हम डिटॉक्सिफिकेशन फास्टिंग, स्पिरिचुअल फास्टिंग एंड देन तो नाइट का फास्टिंग, स्पेशली इंटरमीडिएंट डाइट कैसे हेल्प करता है, जो फास्टिंग विंडो है 16 आवर्स का या 14 आवर्स कोई फॉलो कर रहे हैं, कोई 15 या 13 आवर्स भी फॉलो करते हैं, तो इसके ऊपर हम कैसे उसको अपने लाइफ में उतार सकते हैं, इसके ऊपर हम डिटेल सेक्शन आगे वाले समय में पॉसिबल हुआ तो मैं जरूर करूंगी। ओके, नाउ कमिंग बैक टू द 6, तो 1:10 हो चुके हैं। मैं कोशिश करूंगी कि ये तीनों पॉइंट जल्दी से कवर करने की। So coming back to the cooking, cooking is also art of eating. बिकॉज हम किस, अगर आप कुक कर रहे हो, आप किस एनर्जी से कुक कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ खाना बनाने के लिए कुक करना है, या तबीयत सही नहीं है उस समय हम कुक करते हैं, तो उस समय हमारी एनर्जी क्या होती है। तो वाइल कुकिंग, अगर आप खुद कुक कर रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने एनर्जी लेवल का ध्यान रखना है कि आपकी मानसिक स्थिति क्या है उस समय, आप जब आप कुक कर रहे हो तो आप एग्जैक्टली क्या सोच रहे हो, क्योंकि वो सारी एनर्जी का असर होने वाला है। और फिर वो खाना जो खाएगा तो जो जो बनाया है वो एनर्जी, आप जिस एनर्जी से बनाए हैं उसका असर बाकी आपके ऊपर भी होगा, बाकी सबके ऊपर भी होगा। सो अगर आप कुकिंग नहीं कर रहे हो तो जो भी इंसान कुक किया है
आपको नहीं पता वो इंसान क्या सोच के कुक किया। तो जब वो खाना आप खाएंगे तो उसको, जो पहला है आर्ट ऑफ ईटिंग, ग्रेटिट्यूड, को फॉलो करना जरूरी है। तभी इसीलिए खाने को ब्लेस करके खाना है। समझ में आ रहा है सबको? ज्यादा ऐसे बाउंसर तो नहीं जा रहा है? हम्म। क्लियर? ओके। सो कुकिंग में ये भी एक बड़ा ही टॉपिक है। इसमें मैं शॉर्ट में आप लोगों को बताऊंगी। एक तो एनर्जी हमारी लेवल चेक करना है। दूसरा, कुकिंग के लिए हम बर्तन कौन सा यूज कर रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम मिट्टी के बर्तन में कुक कर रहे हैं क्या? अच्छी बात है। हम आयरन के बर्तन में कुक कर रहे हैं क्या? अच्छी बात है। हम स्टील के बर्तन में कुक कर रहे हैं क्या? अच्छी बात है। इसके अलावा हम नॉन स्टिक में कुक कर रहे हैं क्या? अच्छी बात नहीं है। सो नॉन स्टिक में कुकिंग इजी होता है लेकिन हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। अवॉइड करिए नॉन स्टिक की कुकिंग। कभी हफ्ते में एक बार कभी ऐसे यूज किया तो ठीक है। सो कोशिश करिए आपके घर में कुकिंग के लिए कौन से बर्तन यूज किए जा रहे हैं उनको जरा कोशिश करिए याद करने की। फटाफट याद करिए और लिखिए कि कौन कौन से बर्तन आपके घर में कुकिंग के लिए यूज हो रहे हैं। एंड देन उन बर्तनों को चेंज करने की जरूरत है क्या? क्या हम स्टील में कुक कर रहे हैं? क्या हम आयरन यूटेंसिल यूज कर रहे हैं? क्या हम मड वगैरह यूज कर रहे हैं? या हम एल्यूमिनियम यूज कर रहे हैं? अवॉइड करना है एल्यूमिनियम, अवॉइड करना है नॉन स्टिक। हम्म। तो कोशिश करना है कि एल्यूमिनियम और नॉन स्टिक अगर आपके घर में करंटली यूज हो रहा है उसको धीरे धीरे अपने घर से बाहर निकालो। सी, मी एज अ डाइटिशियन मैं हमेशा चाहती हूँ मेरे घर में ईटिंग हैबिट जो है ना, आर्ट ऑफ ईटिंग फॉलो हो। सो मेरे घर से एल्युमिनियम के बर्तन में कुकिंग को अवॉइड करने में मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ा। बिकॉज मैं तो रेडी थी लेकिन घर के बाकी सदस्य, उनको मनाने में थोड़ा सा मुझे पावर ऑफ विजुअलाइजेशन और ग्रेटिट्यूड और इन सारी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ा कि मेरी फैमिली इस चीज को फॉलो कर रही है। और फिर जाके पता चला कि हाँ, वो समझ पाए और देन आयरन और स्टील और मड के बर्तन हम इस्तेमाल करना शुरू कर पाए। सो ऐसा होता है कि जब हम जॉइंट फैमिली के साथ रहते हैं तो एल्यूमिनियम, देन वी कुक इन एल्यूमिनियम देन ट्रांसफर इनटू स्टील, अवॉइड करिएगा है तभी, अवॉइड करिए। सो कुकिंग के लिए आपको तीन चीज याद रखिए जो इजी है। या तो आप स्टील के बर्तन में कुक करिए, या तो आप आयरन के बर्तन में कुक करिए। कुछ कुछ चीजें आयरन में कुक नहीं कर सकते, जैसे आपको अगर दूध बॉईल करना है, मिल्क बॉईल करना है, तो वो आयरन में बॉईल नहीं करोगे, वो स्टील में बॉईल करोगे। ओके। और सपोज आपको सब्जी बनानी है, आप सब्जी बना सकते हो आयरन के उसमें, तो सब्जी बनाने के बाद में आप आयरन के उसमें सब्जी बना के स्टील के बर्तन में आप ट्रांसफर कर सकते हो। क्योंकि आयरन में जब भी सब्जी बना रहे हैं ना, तो जब सब्जी गर्म होती है ना तभी उसको स्टील के बर्तन में ट्रांसफर करना होता है। नहीं तो फिर जैसे ही आयरन का बर्तन जिसमें हमने सब्जी बनाया है, दाल बनाया है, या जो भी चीज बनाया है खाना, अगर उसको जैसे खाना ठंडा होने लगता है तो ऑक्सीडेशन होने लगता है आयन का, और फिर वो आयन ब्लैक कलर का, जो आयन का ऑक्सीडेशन स्टेज है, वो उसमें खाने में ब्लैक ब्लैक दिखाई देने लगता है। तो खान गरम जब तक खाना है तभी ट्रांसफर कर देना है, आयन के बर्तन में खाना बनाने के बाद स्टील के बर्तन में ट्रांसफर करना है। ओके। सो कुकिंग के लिए आपको मेन तीन चीजें कौन कौन सी इस्तेमाल करनी है? आयन की, स्टील की, और मिट्टी के बर्तन भी आजकल पॉपुलर हैं। हम ये तीनों चीजों मेन इस्तेमाल करना है। इसके अलावा एल्युमिनियम और नॉन स्टिक कोशिश करना है कि यूज ही ना हो, और कभी यूज हो तो डेली बेसिस पे यूज ना हो। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना है। सो ये था यहाँ पे कुकिंग, एंड देन कुकिंग विद द राइट एनर्जी। अगर आप कुक नहीं कर रहे तो खाना जब आपके पास आया है तो राइट एनर्जी के साथ उसको ब्लेस करके खाना है। नाउ यहाँ तक 6 पॉइंट हमने डिस्कस किए, सबको क्लियर हो गया? हम आगे बढ़े क्या? पॉइंट नंबर 7, ब्लैक होने वाला जो होता है ना। नहीं, खाना खराब नहीं होता, लेकिन वो वाला ऑक्सीडेटिव आयन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, और वो खाना देख के भी इट्स नॉट गुड फॉर हेल्थ।
जब आयन का यूटेंसिल में हम खाना बना रहे हैं और उसी में ही खाना ठंडा हो गया, तो वो जरूरत नहीं है, वो हमारे वो जो ब्लैक पोर्शन है, तो वो उतना ब्लैक पोर्शन हटा के हम स्टील के बर्तन में ट्रांसफर करते हैं। अगर हो सके तो नॉन स्टिक यूज ही ना करें। यस, हो सके तो नॉन स्टिक यूज ही नहीं करना है, हो सके तो एल्यूमिनियम भी यूज नहीं करना है, लेकिन ये हो सके बनाना है हमें। तो एल्यूमिनियम में क्यों, सेम एल्यूमिनियम भी उसका हैवी मेटल है, इट्स नॉट अ गुड थिंग्स फॉर अस। तो जैसे नॉन स्टिक के कोटिंग हमारे शरीर में जाती है, वैसे ही सेम एल्यूमिनियम की भी। तो जब हम ज्यादा समय तक एक हैवी मेटल में खाना बनाते हैं, तो उसका जो कोटिंग, वो जो चीजें होती है ना, वो हमारे शरीर में जाती हैं और हमारे हेल्थ को बिगाड़ती हैं। सो इसीलिए हमें, बट नॉन स्टिक वी यूज डोसा। डोसा हम डेली नहीं बनाते ना। इफ यू यूज डोसा ऑन डेली बेसिस, देन कास्ट आयरन यूज करो। कास्ट आयरन में डोसा अच्छा बन जाता है, नॉन स्टिक की तरह डोसा बनता है। सो यू कैन यूज कास्ट आयरन फॉर डोसा, अगर डेली बेसिस पे, बिकॉज साउथ इंडियन में ऐसा होता है ना कि डोसा मोस्टली डेली बेसिस पे बनता है, तो कास्ट आयरन यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डेली बेसिस पे डोसा नहीं बन रहा है, हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार डोसा बन रहा है, तो उस समय नॉन स्टिक यूज कर सकते हैं, बट कोशिश करना है नॉन स्टिक डेली यूज नहीं करना है ना। प्लास्टिक के डब्बे में खाना स्टोर भी नहीं करना चाहिए, गर्म खाना स्टोर नहीं करना चाहिए। ठंडा होने के बाद में आप स्टोर कर सकते हो, सिर्फ गरम गरम चीजें नहीं स्टोर करना है। सो सेम चीज कुकिंग में ये सारी चीजें हमें फॉलो करनी है। और नाउ मूविंग अहेड टू द 7 पॉइंट जो है, पॉइंट नंबर 7 जो है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स जो है वो हमारी मेंटल एंड सोशल हेल्थ के ऊपर काम करते हैं, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। क्योंकि मैं आप लोगों को वापस से रिमाइंड करवा दूं, अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? फिजिकली, मेंटली एंड सोशली हेल्दी होना। तो जब फिजिकली हेल्दी होने में खाना हमें हेल्प करता है, मेडिकल हेल्थ, मेंटली हेल्दी होने में भी खाना हमें हेल्प करता है, क्योंकि हम एनर्जी चेंज करके खाते हैं ना। और मेंटली एंड सोशली को बहुत अच्छे से जो हेल्प करता है वो फ्रेंड्स है। इसके अलावा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन हो गया, मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस हो गई, प्रेयर हो गई, ये सारी प्रैक्टिसेस हमें हेल्प करती हैं हमारे मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ के लिए। सो एक हमारे हाथ में जितनी उंगलियां हैं ना, बस इतने गुड फ्रेंड्स, इसमें से 5 भी मिल गए या एक भी मिल गया, 2 भी मिल गए, 3 भी मिल गए, 2, 1, हमारे हाथों में जितनी उंगलियां इतने गिने चुने, इससे ज्यादा फ्रेंड्स नहीं चाहिए। मतलब फ्रेंड्स नहीं चाहिए, ये कहने का मतलब नहीं है, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सीक्रेट जिनके साथ हम शेयर कर सकते हैं ना, ऐसे फ्रेंड जिनके साथ में हम हमारा हृदय खोल के रख सकते हैं, ऐसे फ्रेंड्स सिर्फ गिने चुने ही होने चाहिए। और ज्यादा गिने चुने फ्रेंड्स अगर हम रखते हैं और हमारे सीक्रेट कुछ बताते हैं, तो वो पूरी जगह फैल जाएगा। सो जो बहुत ही सीक्रेट फ्रेंड्स होते हैं ना, जिनके सामने हम पूरी तरह से बोलते हैं क्लोज फ्रेंड, वो गिने चुने ही होते हैं। इसके अलावा पूरा यूनिवर्स हमारा फ्रेंड है। सो हमें फ्रेंडशिप अच्छी अच्छी रखनी है, लेकिन सीक्रेट सिर्फ उन्हीं से शेयर करना है जिनके ऊपर आपको ट्रस्ट है कि ये इंसान मेरे सीक्रेट किसी को नहीं बताने वाला। सीक्रेट इन द सेंस कुछ भी हो सकता है, आपको छोटी सी तकलीफ आप शेयर कर रहे हो, और वो तकलीफ शेयर करने की वजह से आपका मन हल्का हो रहा है, या फिर आपको पता है कि ये मेरी फ्रेंड है ना, इसके पास, इससे मैं मेरी कोई चीज शेयर करूंगी ना, तो मुझे इसका आंसर बहुत अच्छे से मिलेगा, मतलब उससे बात करते करते ही मुझे आंसर मिल जाता है, या फिर उससे बात करने के बाद में वो मुझे अच्छे से आंसर दे पाएगी या गाइड कर पाएगी। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम किससे अपनी बात कह रहे हैं, ऐसी बात जो हम नहीं चाहते कि कोई और हम तक वो बात पहुंचे। एग्जाम्पल यहाँ पे ले लेते हैं, अब यहाँ पे कोई कैमरा ऑन करिए तो उन्हीं का एग्जांपल ले लेते हैं, जो भी कैमरा ऑन करेंगे उनका एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, कोई करिए कैमरा ऑन जिनको पॉसिबल है। ओके, श्वेता। सो सपोज मेरी और श्वेता की मस्त वाली दोस्ती है, हाँ, मस्त वाली, और मुझे श्वेता के ऊपर ट्रस्ट है, श्वेता को मेरे ऊपर ट्रस्ट है, और श्वेता ने अपनी कोई एक बात मुझसे कही,
और उसने मुझे कह दिया कि दीपिका ये बात ना प्लीज किसी को मत बताना, मैंने सिर्फ तुझसे शेयर किया है। सो ये था ट्रस्ट जो श्वेता ने मेरे ऊपर जताया। अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस ट्रस्ट को बैलेंस करना, उस ट्रस्ट को वही मेंटेन करना। अब मेरी कोई भी दूसरी फ्रेंड, कितनी भी मेरी अच्छी फ्रेंड क्यों ना हो, मुझे वो बात श्वेता की किसी और से नहीं जानी चाहिए, भले वो मेरी कितनी भी अच्छी फ्रेंड क्यों ना हो। ओके। सो ये है, यहाँ पे ऐसे फ्रेंड्स होना जरूरी है जो कि मेंटल एंड सोशल हेल्थ में हमें बहुत हेल्प करते हैं। लेकिन अगर श्वेता ने मुझे वो बात बताई और मुझे मना कर दिया श्वेता ने किसी और को नहीं बताना, तो अभी मेरी एक और अच्छी फ्रेंड है, मतलब जैसे श्वेता मेरी फ्रेंड है वैसी कोई मानसी करके मेरी अच्छी फ्रेंड है। लेकिन मैंने श्वेता की बात मानसी को सिर्फ इसलिए बताई कि बस मुझे ऐसे जस्ट नॉर्मली शेयर करना था, श्वेता ने शेयर किया, लेकिन मुझे पता है मानसी किसी और को नहीं बताने वाली है, इसलिए मैंने मानसी को बताया। तो ये नेचर भी बिल्कुल गलत है। भले मुझे पता है कि मानसी वो बात श्वेता की किसी और को नहीं बताने वाली है, लेकिन श्वेता ने मुझे मना किया है नहीं बताना है, तो वो बात वहीं पे खत्म, किसी और के पास वो जाना ही नहीं चाहिए। तो ये बातों को डाइजेस्ट करने वाले इंसान हमारे जीवन में होने चाहिए, और इसकी शुरुआत खुद से होती है। इसकी शुरुआत किससे होती है? टाइप करिए। बातों को डाइजेस्ट करने वाले इंसान हमारे जीवन में होने चाहिए। कितने? एक, दो, तीन, चार, पांच। इनमें से कितने भी चलेंगे, एक भी चलेगा, दो भी चलेंगे, तीन, चार, पांच भी चलेंगे, लेकिन पांच दस से ज्यादा की जरूरत ही नहीं पड़ती है। What if we trust someone for 10 years and more? We share rather depends on them, but after years we get to know that they were trusting the wrong person. या तकलीफ होता है, हार्ट ब्रेक होता है। इसके लिए पहले से ही कुछ ऐसी चीजें हमें बोल के इंसान को ट्रस्ट कर सकते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमें बोलना है जो पता भी चलेगी तो भी चलेगी, लेकिन हम उस इंसान का ट्रस्ट चेक कर रहे हैं। सो हमें कोशिश करना है कि पहले से ही ट्रस्ट हम चेक कर लें। मैं अभी ये चीजों में बहुत टेस्ट करती हूँ। अब मुझे पता चलने लगा है कि कौन कौन लोगों को मैं ये बात बताऊंगी तो आगे नहीं फैलेगी, भले वो इंसान की वो बहुत अच्छी बेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो। सो इसकी शुरुआत खुद से होती है। सो नाउ आई कीप माई लेबल इन दिस मैनर कि अगर किसी ने कोई भी बात मुझसे शेयर की और उसने कह दिया प्लीज ये बात किसी और को नहीं बताना, तो मेरी कोई भी वो फ्रेंड कितनी भी अच्छी क्यों ना हो वहां तक ये बात जाएगी ही नहीं। वाई? बिकॉज इसकी शुरुआत खुद से है, खुद से करनी है। नहीं जाएगी मतलब नहीं जाएगी, भले वो मेरे फैमिली मेंबर्स हो, भले वो कोई भी चीज हो ना हो। और ये एक मेंटल हेल्थ का पार्ट है, क्योंकि इंसान को जब कोई चीज पता होती है, जब तक किसी और को वो शेयर नहीं करते हैं ना, तो वो पेट में खलबली मचने लगती है। दैट इज अ पार्ट ऑफ मेंटल इलनेस। एक्चुअली मेंटल इलनेस है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ मेंटल हेल्थ। अगर हमें हमसे किसी ने बात शेयर की है और वो हमें किसी और को बताने का मन कर रहा है, मतलब हमारी मेंटल हेल्थ सही नहीं, हमें हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर काम करना है। दैट इज अ पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ ईटिंग। मतलब मेंटल हेल्थ को खाना देने की जरूरत है। तो हमें हमारे मेंटल हेल्थ में, हमारे पीस में, हमारे मेडिटेशन में, हमारे प्रेयर लाइफ में हमें काम करना है, ताकि हम किसी के सीक्रेट कभी भी किसी को आगे ना बताएं। और खुद से जब हमसे शुरुआत होगी तो हम हमें भी वैसे ही लोग फिर वो मिलते जाएंगे कि वो हमसे शेयर करेंगे तो हम उनका नहीं शेयर करेंगे, तो हम जब उनसे शेयर करेंगे तो वो भी आगे नहीं शेयर करेंगे, बिकॉज फिर वो एनर्जी कनेक्ट होती जाएगी। सो दीज आर द ऐसे फ्रेंड्स हमें होने चाहिए जो कि मेंटल एंड सोशल हेल्थ को हमें हेल्प करता है। नाउ द लास्ट पार्ट इज एक्सपांडिंग नॉलेज। ऑब्वियसली यहाँ पे आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है तो अपना नॉलेज एक्सपांड करने के लिए ज्वाइन किया है। सो आगे भी अपना नॉलेज एक्सपांड करते रहिए, अच्छे अच्छे नॉलेज लीजिए, क्योंकि दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर्ट ऑफ ईटिंग। सो जब तक अच्छे अच्छे नॉलेज नहीं होंगे तो हम उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कैसे उसको हेल्थ को एंजॉय कर पाएंगे। सो आई होप आप लोगों को ये सेशन आज पसंद आया होगा। नाउ अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करती हूँ, एंड आप लोगों को कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो प्लीज आप पूछिए, एंड देन वी विल बी वाइंड इट आउट।
Okay, so thank you so much for joining. Thank you, everyone. God bless you. Please, question answer session is started now.